तो सभी को जय हिंद, नमस्कार, जोहार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल शंकर बेदिया क्लासेस में। और आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है पेशा अधिनियम 1996, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके JPSC सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर कहें UPSC सिलेबस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जनवरी 2025 में झारखंड में इस समय काफ़ी ज़्यादा यह जो टॉपिक है, विषय है, चर्चा का विषय रहा है और समाचार पत्रों में ये सुर्खियाँ बनी हुई है। और तो क्या है पेशा अधिनियम, आज हम लोग जानेंगे। पेशा अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों लाया गया पेशा अधिनियम, उद्देश्य क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। ये जो वीडियो है ये 2 पार्ट में रहने वाला है। तो आज के इस पार्ट में पूरा पेशा अधिनियम के बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। पेशा अधिनियम क्या है, उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या उसका उद्देश्य है, आखिर क्यों लाया गया और यह किस तरह से झारखंड और बाकी अनुसूचित क्षेत्रों के लिए यह किस तरह से महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं जो पेशा अधिनियम है ये आपके JPSC सिलेबस के कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं पेपर 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से। इसको आप लोग रिलेट कर सकते हैं पेपर 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, जो पेपर है पेपर 4 JPSC के मेंस का, उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। साथ ही यदि यदि हम लोग इसमें टॉपिक की बात करें कि JPSC के पेपर 4 में कौन से टॉपिक से रिलेटेड, इसको हम लोग देख सकते हैं। तो ये आपका ये जो टॉपिक है प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइबल एरियाज़, इससे रिलेटेड हम लोग इस टॉपिक को देख सकते हैं। साथ ही इसमें रिलेट कर सकते हैं आप इसको पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ यानी पंचायती राज से रिलेटेड, क्योंकि जो पंचायती राज है और पेशा अधिनियम है ये एक दूसरे से संबंधित हैं। इसी के साथ ही यदि आप UPSC सिलेबस में इस टॉपिक को रिलेट करते हैं तो आपको इसको पेपर जो है 3 में रखना पड़ेगा, जो कि गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से रिलेटेड है। यदि इस पेपर 3 में यदि आप टॉपिक को इससे रिलेट करेंगे तो ये टॉपिक हो सकता है आपका इशू रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर। तो ये इस तरह से ये पेशा अधिनियम जो है ये आपके दोनों ही यानी JPSC सिविल सर्विस और UPSC सिविल सर्विस के सिलेबस से काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है आपके प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर यह पेशा अधिनियम की किस तरह से आया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा भारत देश है वो आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। अब इस आज़ाद भारत देश में एक शासन व्यवस्था की स्थापना की ज़रूरत पड़ी। इसके लिए हमारे जो महापुरुष थे, हमारे जो राजनेताएँ थे उस समय के, तो उन्होंने संविधान बनाने की ठानी और संविधान हमारा बना। और उसके बाद इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसी के साथ ही जैसे ही ये संविधान हम पूरे देश में लागू हुआ, भारत जो है गणतांत्रिक देश बन गया। अब जैसे ही भारत का संविधान लागू हुआ, हमारा भारत देश लोकतांत्रिक, संप्रभु और गणतांत्रिक राज्य कहलाया। अब जो है जैसे हमारा संविधान के द्वारा भारत में शासन स्थापित हुआ अब जो है पूरे देश में संविधान के द्वारा जो है शासन प्रशासन की स्थापना और शुरुआत हो गई। अब इसके लिए अब चाहिए कि उसका जो भी योजना है, कार्य योजना है, उसको कल्याणकारी योजना है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक जनगणना की आवश्यकता हुई। और उस जनगणना, जो पहली जनगणना हुई वो 1951 में हुई। 1951 के जनगणना के अनुसार हमारे देश की जो आबादी थी वह कितनी थी? 36 करोड़। अब 36 करोड़ में यह देखा गया कि जो उसकी जो 36 करोड़ थे उसमें
प्रतिशत जनसंख्या उस समय ग्रामीण और कृषि पर निर्भर थी, ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड थी और कृषि पर निर्भर थी। यानी काफ़ी ज़्यादा संख्या जो है ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड थे। और इसी के साथ ही 1951 के बाद 1956 में सभी राज्यों का गठन एवं शासन का विकेंद्रीकरण स्वरूप की आवश्यकता महसूस हुई। अब जो है बहुत ही संख्या में ग्रामीण क्षेत्र हमारे देश में था उस समय, तो अब हम लोगों को, हमारे देश के सरकार को यह आवश्यकता हुई कि ग्रामीण क्षेत्र में कैसे शासन स्थापित किया जाए। तो उन्होंने एक जो है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन स्थापित करने की ठानी। और इसी के साथ ही ग्रामीण स्थानीय स्वशासन स्थापना के लिए 1950 से लेके 1952 के बीच बहुत सारे समिति और कमेटी बनी, जो कि इस क्षेत्र इसके लिए अध्ययन किए। और अध्ययन करने के बाद जो है बहुत सारे प्रयासों के बाद 73वें और 74वें संविधान संशोधन, यानी संविधान में ही संशोधन कर दिया गया, और वह हुआ 1992 में। यानी 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 में संविधान में संशोधन किया गया, जिसके साथ ही पंचायती राज अधिनियम आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पंचायती राज अधिनियम। कब कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया? तो 72वां एवं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अब यह जो है संविधान के भाग 9 जो संविधान का, जो मूल संविधान का जो भाग 9 था, उसी में कुछ अनुच्छेद को जोड़ा गया, जिसमें 243 से लेके 243 न में पंचायतें को रखा गया। जो पंचायत होती है उसको रखा गया 243 से लेके 243 न तक। और फिर 243 त से लेके 243 य छ तक नगर पालिकाओं को रखा गया। फिर उसी के बाद 243 य ज से लेके 243 य न सहकारी समितियों को रखा गया। अब चलते हैं आगे। इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद जो हमारे 1951 की जनगणना हुई, तो बहुत सारे चीज़ हमारे सामने निकलकर सामने आई। उसमें जो है 2 इम्पोर्टेंट जो है वर्ग जो है उसकी स्थिति हमारे सामने आई। वह था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ये 2 वर्ग काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये पेशा के लिए। अब जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में जो 36 करोड़ की आबादी थी 1951 के जनगणना में, उसमें इनका प्रतिशत था, यानी अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत था वह 6.31% था। 76 करोड़ का 6.31% जो है उस समय अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या थी। जबकि अनुसूचित जाति की संख्या जो है 1951 के जनगणना पर जो आबादी हुआ था 36 करोड़, उसका जो 15.05% जो है उसका जनसंख्या था अनुसूचित जाति की। अब अनुसूचित जनजाति की बात कर लें, आखिर ये लोग कौन थे, कौन सा समुदाय था? तो आम तौर पर हम लोग इसको आदिवासी बोल देते हैं, ST, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब। संवैधानिक जो है इसका नामांकन शेड्यूल्ड ट्राइब किया गया। आदिवासी हम लोग जनरली आदिवासी बोलते हैं। अब ये लोग क्या है कि आम तौर पर ये पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहने वाले लोग थे और लोग हैं। और वैसे जगह पर जो सुदूर ग्रामीण में एक समुदाय के रूप में रह रहे हैं, कबीलाई इलाका है उसके रूप में रह रहे हैं। इनका जो संस्कृति है वो बिल्कुल संस्कृति है वो जो अलग संस्कृति पाया जाता है। समाज में इनका रहना सहना, ये वेशभूषा, ये सभी थोड़ा सा अलग होता है। इनका रीति रिवाज होता है, परंपराएं हैं, अलग होता है। तो ये एक तरह से ये जो है मूल जो धारा था उससे ये जुड़े हुए नहीं थे। ये थोड़ा जो बाहरी दुनिया से अलग रहते थे। और इस वर्ग की ये सब विशेषताएं थीं कि उनका समुदाय जो है वो अलग ही संस्कृति में का पालन करता है। उनका भाषा अलग होता है, उनका रहन सहन अलग होता है, उनका रीति रिवाज अलग होते हैं, उनकी पूजा पद्धति अलग होता है। मतलब बहुत सारे चीज़ की विशेषताएं इन लोग के इन सब चीज़ों के कारण उसको एक विशेष कैटेगरी में रखा जाता है। तो
इन लोगों को जो मुख्य धारा से इनको अलगाव की स्थिति थी, मतलब ये जो है बाहरी लोगों से मिलना जुलना नहीं पसंद करते थे, बातचीत नहीं करना पसंद करते थे, क्योंकि उनका भाषा भी अलग हो जाता था। तो इस तरह से वो देश दुनिया के संपर्क से बचती थी, इसलिए। और फिर उसके अलावा वो जो जहाँ पर भी रहती थी तो वहाँ पर उनका एक खुद का शासन और प्रशासन व्यवस्था था, उनका शासन प्रशासन व्यवस्था था। इसके अलावा वो जो है किसी के नियंत्रण में रहना या गुलामी पसंद नहीं था। यदि आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि किस तरह से झारखंड के आदिवासियों ने बहुत सारा विद्रोह किया अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उनका जो है हक अधिकार को जब भी उनका हनन हुआ, उसके विरोध में उन्होंने बहुत ही दमदार तरीक़ा से प्रतिरोध जो है दिखाया। यानी बाहरी तत्वों की ओर से जब भी आदिवासियों का दमन हुआ, उसका आदिवासियों ने कड़ा विरोध किया, कड़ा प्रतिरोध किया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो ये जो वर्ग है, इसके उत्थान के लिए, इसके विकास के लिए संविधान निर्माताओं ने कुछ सोचा। तो इसी से तहत जो है हमारा ये टॉपिक रहने वाला है। तो अनुसूचित जनजाति ये हमारा था, एक छोटा सा उसका परिचय। यदि अनुसूचित जाति की बात करें, जिनकी आबादी 1951 के आबादी का लगभग 15% था, वो क्या था, वे ऐसे वर्ग से थे जो कि शोषित थे, पीड़ित थे, वंचित थे, और सदियों से उनका शोषण होता आ रहा था। उनको अस्पृश्यता यानी छुआछूत का वो शिकार थे, यानी गरीब थे, पिछड़े थे, ये सभी लोग बहुत सारे चीज़ें झेल चुके थे, विकास से बिल्कुल अछूते थे। वो इस कदर उनका जो है उन पर शोषण का स्तर बढ़ा हुआ था कि वो अपने दयनीय स्थिति के लिए वह खुद को ही और अपने किस्मत को ही जिम्मेवार मानने लगते थे। उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक स्थिति बेहद दयनीय था। हालांकि ये जो वर्ग है ये मुख्य धारा से लगभग संपर्क में था, लेकिन इनका जो है शोषण बहुत ज़्यादा होता था। इसलिए एक संविधान निर्माताओं ने इस वर्ग को भी चिन्हित किया। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक स्थिति इनका बेहद ही दयनीय था। इसी के साथ इनका जो सामाजिक परंपरा थे, कुप्रथा था, अंधविश्वास था, इस तरह का ये बहुत ज़्यादा शिकार हुए उच्च वर्गों के द्वारा। तो ये तरह से यहाँ पर दो वर्गों के उत्थान के लिए एक विशेष प्रोविज़न की आवश्यकता हमारे संविधान निर्माताओं को महसूस हुई। अब जो है इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए इन दोनों वर्गों के लिए एक जो है संविधान का भाग 10 में, ये मूल संविधान के भाग 10 में ही उन लोगों ने यानी संविधान निर्माताओं ने 5वीं अनुसूची का जो है व्यवस्था किया। 5वीं अनुसूची, अब यह ऐसा क्या है 5वीं अनुसूची जो इन दो वर्गों के उत्थान के लिए किया गया था, तो वो है इन 5वीं अनुसूची का नाम जो है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर है यह 5वीं अनुसूची, तो यह संविधान के भाग 10 में है। इसमें अनुच्छेद कौन कौन आते हैं, तो इसमें अनुच्छेद 244 और 244 क आते हैं। ठीक है, और 5वीं जो अनुसूची है यह क्या है, तो यह अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध यानी प्रोविज़न रखता है। तो 5वीं अनुसूची जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों, यहाँ एक टर्म आया अनुसूचित क्षेत्र, इसका भी हम लोग आगे जिक्र करेंगे। तो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो है उसमें जो है प्रशासन और नियंत्रण कैसे हो, इसके लिए विशेष उपबंध जो है 5वीं अनुसूची में रखा गया। सभी जितने भी ST SC समुदाय के लोग हैं, इन 5वीं अनुसूची के बारे में उनको विशेष कर जानना चाहिए। हालांकि सभी को जानना चाहिए कि आखिर संविधान निर्माताओं ने 5वीं अनुसूची की आवश्यकता क्यों हुई। तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए एक क्षेत्र निर्धारित किया गया जिसको अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं, और उस अनुसूचित
क्षेत्र में शासन और प्रशासन के नियंत्रण के बारे में इसमें जो है 5वीं अनुसूची में विशेष रूप से उपबंध किए गए। यानी जो संविधान के जो सामान्य शासन जो सब पर लागू होते हैं, इन पर लागू न हो के इनके लिए एक शासन प्रशासन के लिए अलग से एक नियंत्रण रखने के लिए, एक उनका प्रशासन रखने के लिए, उनका प्रशासन स्थापित करने के लिए उनको अलग से एक 5वीं अनुसूची की व्यवस्था की गई। यानी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये 5वीं अनुसूची अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। ये कहाँ पर है? संविधान के भाग 10 में है और अनुच्छेद इसमें आते हैं 244 से लेकर 244 क तक। अब बात करते हैं कि 5वीं अनुसूची में क्या क्या है। तो 5वीं अनुसूची में 4 खंडों में विभक्त किया गया है। 5वीं अनुसूची को 4 खंडों में विभक्त किया गया है। पहला भाग क है, दूसरा भाग ख है, तीसरा भाग ग है और चौथा जो है भाग घ है। तो पहला भाग क में पहला निर्वचन, अनुसूचित क्षेत्र में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति क्या क्या होगा, उसमें कैसे शासन प्रशासन होंगे, उसके बारे में बताया गया है। तीसरा नंबर पॉइंट में, तीसरा नंबर पारा में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा प्रतिवेदन पर बात की गई है। तो इस तरह से आपका भाग क में कि क्या है, अनुसूचित क्षेत्र में कार्यपालिका की शक्ति क्या होगी, इसके साथ ही अनुसूचित क्षेत्र में शासन प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को राज्यपाल के द्वारा प्रतिवेदन के लिए बताया गया है। यहाँ यू कहें, यहाँ पर एक टर्म आया है राज्यपाल। यानी जो अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र क्या क्या है, कैसे उसका निर्धारण होता है, कौन कौन अभी तक हैं, उसको हम लोग अभी चर्चा भी करेंगे। अभी ये जान लीजिए जो भी अनुसूचित क्षेत्र है उस पर शासन के लिए राज्यपाल ही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। वह क्या करता है, वह उस क्षेत्र के शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को क्या करेगा, प्रतिवेदन देगा, राष्ट्रपति से संपर्क में रहेगा, उसके राष्ट्रपति के पास कानून के लिए भेजेगा ताकि जो अनुसूचित क्षेत्र है उस पर राज्यपाल शासन प्रशासन का नियंत्रण स्थापित कर सके। अब जो है भाग ख में क्या दिया हुआ है, तो अब भाग ख में पूरी तरह से एससी और एसटी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। किसमें? भाग ख में। देखिए यहाँ पर 5वीं अनुसूची का भाग क, ख, ग और घ है। ठीक है, संविधान का भाग 10 में 5वीं अनुसूची है और 5वीं अनुसूची में 4 भाग है, भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ। अब जो है भाग ख में बताया गया है एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण किस तरह से हो ये बताया गया है। तो इसमें जो है 4 नंबर पारा में इसमें एक जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना यानी गठन के लिए व्यवस्था किया गया है। इसमें 5वीं अनुसूची में ही ये लिखा हुआ है, जनजाति सलाहकार परिषद यानी TAC, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ये एक गठन किया जाएगा और इसी के तहत इसके तहत क्या करेगा, वहाँ जो अनुसूचित क्षेत्र है यानी जहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति बहुसंख्यक में पाए जाते हैं वहाँ पर का शासन के लिए जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। अब इसका काम क्या होगा, तो इसका काम है कि जो राज्यपाल होगा उसको सलाह देना या फिर राज्यपाल जो इसको आदेश देगा उस विषय पर यह जो है अपना क्या करेगा, सलाह देगा, एडवाइजरी देगा कि जो हमारा अनुसूचित क्षेत्र है कि किस तरह से शासन व्यवस्था किन विषयों और किस इशू मुद्दों को उठाया जाएगा। इसलिए एक जनजाति सलाहकार परिषद का गठन करना अनिवार्य है, किसमें? अनुसूचित क्षेत्रों में। तो ये भाग ख में 5वीं अनुसूची के भाग ख में ये बताया गया है। उसी में आपका 5 नंबर जो पारा है उसमें अनुसूचित क्षेत्रों में जो नियम लागू होगा, वो विधि जो नियम लागू होगा वो किस तरह से लागू होगा ये बताया गया है। बिल्कुल स्पेशल प्रोविज़न है हमारा 5वीं अनुसूची, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रशासन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है 5वीं अनुसूची। अब
अब अनुसूचित क्षेत्र, अब जो है ये पांचवी अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्र पर लागू होता है। तो ये जो भाग ग है वो अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। अब ये अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है, तो अनुसूचित क्षेत्र जो होता है यह तय करेगा कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का कौन सा क्षेत्र, कौन सा भाग को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेगा, इसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। जब वह किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर देता है तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है, अनुसूचित क्षेत्र कहलाता है, शेड्यूल्ड एरिया कहलाता है। और इस अनुसूचित क्षेत्र में यहाँ पर पंचायती राज अधिनियम 1992 जो कि संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद 243 से 243 यह न से संबंधित है, ये पंचायती राज अधिनियम इस अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। इसीलिए तो पांचवी अनुसूची जो है बनाया गया है। पांचवी अनुसूची हमारा मूल संविधान में था, जबकि पंचायती राज अधिनियम बाद में आया। यानी हमारा जो SC ST का जो अधिकार है वो सबसे पहले संविधान निर्माताओं ने पांचवी अनुसूची में ही दे दिया था। इस बात को समझना होगा। और उसके बाद जो है इन सरकारों ने नियंत्रण स्थापित करने के लिए पेशा एक्ट अधिनियम और पारित किया। तो इस तरह से अनुसूचित क्षेत्र में जो है पंचायती राज अधिनियम 1992 जो है लागू नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा? क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने उसी समय ही SC ST यानी अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए पर नियंत्रण के लिए, प्रशासन के लिए एक विशेष व्यवस्था पांचवी अनुसूची लाया था। यानी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह पांचवी अनुसूची जनजातियों के लिए, भारत के सभी जनजाति के लिए, सभी अनुसूचित जातियों के लिए। अब इसमें पांचवी अनुसूची में जो भाग घ है उसमें क्या है, तो इसमें हम लोग जो अनुसूची है, जो शेड्यूल क्षेत्र है, उसका संशोधन करने के विषय में बताया गया है। तो जो अनुसूचित क्षेत्र है, एक बार मैं फिर बता दूं कि जो अनुसूचित क्षेत्र है इसका निर्धारण सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है, घोषणा कर सकता है। तो ये हमारा पांचवी अनुसूची था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए। चलिए, इसके साथ ही एक टर्म आया था अनुसूचित पांचवी अनुसूची में, जनजाति सलाहकार परिषद TAC क्या होता है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी ले लें। तो जनजाति सलाहकार परिषद, जो जनजाति सलाहकार परिषद होता है जिसको हम लोग ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जिसको TAC से जानते हैं, यह जो है संविधान के भाग 10 के पांचवी अनुसूची के भाग ख में उल्लेखित है। और यह क्या होता है कि एक तरह से यहाँ पर जो भी आपका अनुसूचित क्षेत्र है उस क्षेत्र में यह जो सलाहकार परिषद का गठन अनिवार्य है। और इसमें कितने सदस्य होंगे? इसमें 20 से अधिक सदस्य हो सकते हैं। प्रावधान क्या है कि जो भी स्टेट का MLA है उसका 3/4 ST सदस्य इसका जो है सदस्य होंगे। यानी जितना भी स्टेट में जो MLA है, ST MLA है, उसका 3/4 जो ST सदस्य होंगे वो इस जनजाति सलाहकार परिषद के सदस्य होंगे। यदि MLA यानी ST MLA कम पड़ जाए तो ST का जो अन्य सदस्य है उसको भी हम लोग सदस्य के रूप में रख सकते हैं। यानी इसका सदस्य की संख्या 20 से अधिक होना चाहिए, या फिर जो स्टेट है, स्टेट का जो MLA है उसका 3/4 ST सदस्य इसका सदस्य होंगे। अब जो है राज्य के ST के जो है कल्याण और उन्नति से संबंधित विषयों पर यह क्या करेगा, सलाह देगा। जो भी राज्य है, राज्य मान लिया जाए वो अनुसूचित क्षेत्र घोषित हो गया और उस अनुसूचित क्षेत्र में जो विशेष जो क्षेत्र है जहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र है उस वहाँ के एरिया में कल्याण और उन्नति से संबंधित जितना भी विषय होगा उस पर जो है सलाह किसको देगा, राज्यपाल को देगा। राज्यपाल को देगा और राज्यपाल क्या करेगा, अनुसूचित क्षेत्र के शांति और सुशासन के लिए नियम बनाएगा। अनुसूचित क्षेत्र के शांति और सुशासन के लिए नियम बनाएगा। यानी अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान और महत्वपूर्ण व्यक्ति या पावरफुल जो है इकाई कह सकते हैं।
उसके बाद यदि राज्यपाल को अपने अनुसूचित क्षेत्र में शांति सुशासन या नियम प्रशासन बनाने के लिए क्या करना होगा, तो नियम यदि उसको बनाना है तो वह क्या करेगा, अपना नियम को राष्ट्रपति के पास अप्रूवल के लिए भेजेगा। जब तक राष्ट्रपति इसको स्वीकृति नहीं दे देता है तब तक वह जो नियम है अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। यानी आप इतना कह सकते हैं कि जो हमारा जो अनुसूचित क्षेत्र है उस पर जो है जो जनरल जो होता है, जो आपका मुख्यमंत्री हो या डीसी हो, उसका कोई नियंत्रण नहीं हो रहता है। 5वीं अनुसूची के अनुसार कहा जाता है, क्योंकि 5वीं अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उसका शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल की होती है और राज्यपाल के द्वारा ही नियम बनाया जाएगा और शासन और प्रशासन की व्यवस्था किया जाएगा। अब जो है राज्यपाल टीएसी का सदस्य क्या कर सकता है, राज्यपाल जो टीएसी यानी सलाहकार जो परिषद है उसका सदस्य कैसा होगा, उसका अध्यक्ष कैसा होगा, उसके लिए अधिकारी कौन कौन होंगे, उसके लिए सेवक कौन कौन होंगे, इस सभी की नियुक्ति आदि के लिए क्या होगा, संबंधित नियम बनाता है। वह कौन बनाता है, वह राज्यपाल ही बनाता है। यानी जो कि 5वीं अनुसूची में राज्यपाल का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो चलिए इसके आगे स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हमारा अनुसूचित क्षेत्र डिसाइड होता है और हमारा अनुसूचित क्षेत्र जो है अभी तक भारत में कितने अनुसूचित क्षेत्र हैं और क्या क्या स्थिति है। तो जनवरी 2025 तक यदि बात करें तो अनुसूचित क्षेत्र जो है घोषित राज्य कितने हैं, तो 10 राज्य जो हैं अनुसूचित राज्य घोषित हैं, जो समय समय पर जो है अभी तक जो है 10 राज्य जो है अनुसूचित क्षेत्र घोषित हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं, तो एक है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। और यहीं पर जो है दो अभी का जो हाल का जो समाचार है, हाल का जो रिपोर्ट है, यानी जनवरी 2025 में हम लोग बात कर रहे हैं। अभी तक जो है झारखंड और उड़ीसा में जो है पेशा एक्ट 1996 लागू नहीं हुआ। अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि किस तरह से पेशा एक्ट आया और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो अनुसूचित क्षेत्र में अभी हम लोग चल रहे हैं टॉपिक पर। तो अभी जो अनुसूचित क्षेत्र भारत में है वो कितने राज्य को घोषित किया गया है, तो 10 राज्य को घोषित किया गया है। जिसमें यदि झारखंड की बात कर लें तो झारखंड का 24 जिला होता है और उस 24 जिला में 15 जिला को अनुसूचित जिला घोषित किया गया है। सभी राज्य को घोषित कर देगा, इसका मतलब सभी जो है जिला को घोषित नहीं कर सकता है। तो देखो झारखंड में 24 जिला है, उसमें से मात्र 15 जिला को अनुसूचित जिला है। अब उसके अंदर प्रखंड आते हैं। अब उस सभी प्रखंड, अभी टोटल प्रखंड 263 है, जो है अभी 263 है। अब जो है 15 जिला में जो 13 जिला है, यानी 13 जिला का जो सभी प्रखंड है, उसमें जितना भी प्रखंड है 13 जिला में, उस सारे प्रखंड में अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित है, यानी शेड्यूल्ड एरिया घोषित है। जबकि 2 जिला में जो आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र घोषित है। अब ये 13 जिलों की बात कर लेते हैं। तो यदि रांची जिला की बात करें तो रांची जिला में जो टोटल प्रखंड 18 प्रखंड है, ये 18 प्रखंड जो है अनुसूचित क्षेत्र में के दायरे में आता है। यानी यहाँ पर समान विधि व्यवस्था से यहाँ के पंचायतों में शासन प्रशासन भारत सरकार नहीं कर सकती थी जब तक के लिए इसके लिए, क्योंकि इसके लिए विशेष प्रावधान 5वीं अनुसूची में रखा गया है। उसी तरह जो है लोहरदगा में 7 प्रखंड हैं जो कि अनुसूचित क्षेत्र में घोषित हैं। गुमला के 12 प्रखंड अनुसूचित क्षेत्र घोषित हैं। सिमडेगा के सभी 10 प्रखंड, लातेहार के सभी 9 प्रखंड, पश्चिमी सिंहभूम के सभी 18 प्रखंड, सरायकेला खरसावां के सभी 9 प्रखंड, पूर्वी सिंहभूम के सभी 11 प्रखंड और दुमका के सभी 10 प्रखंड, जामताड़ा के सभी 6 प्रखंड, साहेबगंज के सभी 9 प्रखंड, पाकुड़ के सभी 6 प्रखंड, अखूटी के सभी 6 प्रखंड जो है अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसमें कह सकते हैं कि यहाँ के अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रशासन की व्यवस्था
व्यवस्था इन क्षेत्रों में किया गया है। अब 2 जिला जो है आंशिक रूप से जो है अनुसूचित क्षेत्र हैं, उसमें से है गढ़वा। गढ़वा का जो भंडरिया प्रखंड है वह जो है वो अनुसूचित क्षेत्र घोषित है, जबकि गोड्डा जिला का सुंदर पहाड़ी और बावोरी जोर प्रखंड, ये 2 प्रखंड जो है गोड्डा जिला का आपका अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर 134 प्रखंड जो है अनुसूचित घोषित है। 134 प्रखंड जो कि झारखंड राज्य के 263 प्रखंड में से 134 प्रखंड जो है अनुसूचित घोषित है। यानी इस अनुसूचित क्षेत्र में विशेष प्रशासन की व्यवस्था संविधान के मूल संविधान में दिया गया था। अब आगे बात करते हैं कि आखिर पेशा एक्ट किस तरह से आया। अब यहाँ पर क्या था कि भारतीय संविधान में इन क्षेत्रों में शासन प्रशासन की विशेष व्यवस्था थी, जो कि 5वीं अनुसूचित था और उसमें खास अधिकार दिया गया था। बहुत सारे हमारे अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों को, जनजातियों को या अनुसूचित जातियों को विशेष अधिकार 5वें अनुसूची के तहत दिया गया था। अब क्या किया भारत सरकार, जो कि अपने मन से ये कह सकते हैं कि उसने क्या किया कि, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उसमें अनुसूचित क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची को जो एक मजबूत अधिकार था अनुसूचित जाति और जनजातियों को, उसको कमज़ोर करने के लिए या फिर अपना दबदबा बनाने के लिए एक समिति का गठन कर दिया। अब वह समिति 1994 में समिति गठन किया और वह उस समिति का काम क्या था, आदिवासी स्वशासन और आदिवासी मामलों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना। और वह समिति का नाम था भूरिया समिति। यही समिति है जो 1994 में जो है गठित किया गया, ताकि आदिवासी स्वशासन और आदिवासी मामलों के, ये उनका कहना था कि पहलुओं को अध्ययन करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए भूरिया समिति जो है गठित किया गया 1994 में। और यह जो है समिति 1995 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और उसी रिपोर्ट में सिफारिश में अनुशंसा में जो है जो पंचायती राज अधिनियम है उसी को विस्तार करने के लिए अनुसूचित 5वीं अनुसूची में विस्तार के लिए एक्ट जो है पेशा एक्ट 1996 को पारित कर दिया, बनाने के लिए सिफारिश किया और पेशा एक्ट 1996 पारित भी हो गया। उसका नाम क्या है, द प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। देखिए यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर बोला गया है कि किस तरह से जो पंचायती राज अधिनियम जो किस मूल संविधान में हम लोगों को वो जो अनुसूचित क्षेत्र में वो लागू होता ही नहीं है, अब उसको जो है लागू करने के लिए स्पेशल जो है एक्ट बनाया था, पेशा एक्ट 1996। यदि यह नहीं भी होता तो भारत सरकार उन अनुसूचित क्षेत्र में शासन प्रशासन के लिए किस अनुरूप करता, तो 5वीं अनुसूची पर आधारित उपबंधों के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में शासन प्रशासन के लिए भारत सरकार बाध्य होती। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया कि भूरिया समिति गठित करके वो जो पंचायत का जो अधिनियम था 1992 को, उसको एक्सटेंड करने के लिए, अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार करने के लिए एक नया कानून लेके आया, पेशा एक्ट 1996, जिसको अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने के लिए लाया गया। इसका फुल फॉर्म होता है द प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया। यहीं पर है, विस्तार किया गया उस पंचायती अधिनियम को, उस जो है अनुसूचित क्षेत्र पे जो लागू नहीं हो रहा था, यह कानून जबरदस्ती उस क्षेत्र पर यह लागू होता है। तो आप समझ सकते हैं कि पेशा एक्ट जनजातियों के लिए अच्छा है या खराब है, ये आपके विवेक पर मैं छोड़ता हूं कि किस तरह से क्या है, क्योंकि उसको जानना समझना जरूरी है। क्योंकि 5वीं अनुसूची यदि अच्छा है या फिर पेशा एक्ट अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए अच्छा है, ये आप विचार कीजिए, आप सोचिए, क्योंकि यह समय है जागरूकता का और अपने शासन प्रशासन अधिकार के लिए लड़ने का। अब जो है आगे हम लोग बात करते हैं पेशा एक्ट 1996। तो इस तरह से पेशा एक्ट 1996 जो है लाया गया। इसके पीछे भारत सरकार की क्या मंशा थी अनुशासित क्षेत्रों में, ये आप समझिए, ये आप विचार कीजिए खुद से कि आखिर क्यों पेशा एक्ट की आवश्यकता पड़ी, या फिर हमारे जनजातियों ने ही पेशा एक्ट लाने के लिए या फिर आंदोलन किया क्या, ऐसा कुछ था क्या
कि खुद से वो अपना जो है पेशा एक्ट 1996 भारत सरकार ने लाया। इस पर विचार करने की ज़रूरत है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पेशा एक्ट 1996 में आखिर क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि किस तरह से संविधान का भाग 9 लाया गया ताकि हमारे देश में जो है ग्रामीण स्वशासन जो है स्थापित किया जा सके। इसके अंतर्गत भाग 9 के अंतर्गत ही पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समिति यानी डीसी, बीडीओ सारा कुछ मुखिया इसी जो है पंचायती राज अधिनियम के तहत आते हैं। अब जो है ये जो है पंचायती राज अधिनियम 5वीं अनुसूची में वर्णित पर लागू नहीं होता है, तो संसद के लिए प्रावधान करके क्या लाया, पेशा एक्ट ले आया। अभी तक 2024 में जो अनुसूचित क्षेत्र जो है वो 10 हैं, पहले भी हम लोगों ने जिक्र कर लिया था। अब चलते हैं आगे। क्या है पेशा एक्ट का उद्देश्य, इसको समझना जरूरी है। तो अधिनियम का उद्देश्य क्या है, क्या क्या उद्देश्य है, यदि आप इस अधिनियम को यदि डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो ये सारा उद्देश्य जो है आपको देखने को मिलेगा। तो उद्देश्य क्या है, संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को जरूरी संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार करना, पहला ही ये है जो कि हम लोगों के संविधान निर्माताओं ने 5वीं अनुसूची का विशेष प्रावधान किया था। अब उसको नगण्य यानी इग्नोर करके जो है भाग 9 के प्रावधानों को इस अधिनियम के तहत जो है अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार करना था। देखो ये मतलब है। अब अधिनियम का उद्देश्य, सेकंड उद्देश्य क्या था कि जनजातीय जनसंख्या का स्व शासन प्रदान करना, कि किस तरह से हम लोग जनजातीय जनसंख्या है उसको खुद से शासन करने की आज़ादी देना, कि किस तरह से शासन होगा। और फिर उसके अलावा इसमें ग्राम सभा प्रशासन स्थापित करना, यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है ग्राम सभा, यानी पेशा में ग्राम सभा का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ग्राम सभा प्रशासन स्थापित करना इस पेशा अधिनियम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य में से एक था। ग्राम सभा प्रशासन स्थापित करना तथा ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना। सारा पावरफुल बॉडी जो होगा वह आपके ग्राम का वो ग्राम सभा होगा। अब यह इसका और उद्देश्य क्या है, तो जितना भी हमारा अनुसूचित जनजातियों का जो पारंपरिक जो रीति रिवाज था उसको सुसंगतता के साथ, मतलब उसको बिना छेड़छाड़ किए हुए एक प्रशासनिक ढांचा विकसित करना, इस जो है इस अधिनियम का उद्देश्य था। इसके अलावा जनजाति समुदाय की परंपराओं एवं रिवाजों की सुरक्षा करना भी इसका उद्देश्य रहा। फिर जनजातीय लोगों की आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त स्तरों पर पंचायतों के विशिष्ट शक्तियों से युक्त करना। जो जनजाति लोग हैं उसको भी जो है जो लोग हैं वो भी ग्राम सभा का कामों में भागीदारी बने, इसके लिए जो है जो शक्ति है, पावर है, उससे उसको युक्त करना। माने बहुत सारा पावर जो है यानी शक्ति जो है वह शासन प्रशासन करने की ग्राम सभा को दिया गया इस पेशा अधिनियम के तहत। उच्च स्तर पर पंचायतों को निचले स्तर की ग्राम सभा के शक्तियों एवं अधिकारों को छीनने से रोकना। अब ये होता है कि प्रखंड में हमारा कुछ और ये है, जिला में हमारा कलेक्टर होता है, तो ऐसा नहीं है कि जिला का कलेक्टर ग्राम सभा का जो अध्यक्ष होगा उस पर हावी हो जाए, उस पर जो है उस पर अपना शक्ति और अधिकार उस पर दिखाने लगे। तो इस चीज़ को रोकने का प्रयास रोकना उद्देश्य था इस पेशा एक्ट का, रोकना उद्देश्य है इस पेशा एक्ट का। तो ये हमारा जो पेशा एक्ट है उसका उद्देश्य था। अब जो है इसका विशेषता क्या है, क्या क्या इसमें नियम है, प्रोविजंस हैं, उसको हम लोग जानेंगे। तो अधिनियम की पेशा जो अधिनियम है उसकी क्या क्या विशेषता है वो इस प्रकार यदि हम लोग समझ सकते हैं कि जो राज्य विधायन होगा, जो हमारा जो राज्य है, स्टेट है, वो किससे चलता है, राज्य विधायन से। विधानमंडल होगा वहाँ पर, और विधानमंडल विधायक से हम लोग वहाँ पर क्या करता है, कानून बनाता है, उस कानून को फिर कार्यपालिका उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो राज्य विधायन में क्या होगा,
होगा, पंचायत होगा। अब उस पंचायत में अनुसूचित क्षेत्र होगा। अब उस सूचित क्षेत्र में जो नियम क्या होगा, तथ्य क्या होगा, किसके अंतर्गत होगा, प्रथागत कानून, सामाजिक तथा धार्मिक प्रचलन और सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन का जिम्मेवारी किसको होगा, राज्य विधान द्वारा जो है ग्राम सभा है उसको ये सारा जिम्मेवारी दिया जाएगा। मतलब राज्य विधायन जो है क्या करेगा कि उसका जो नियम होगा उस अनुसूचित क्षेत्र में जो नियम होगा वो कैसा होगा, वह प्रथागत होगा, सामाजिक और धार्मिक प्रचलन। अब देख सकते हैं कि जो आदिवासियों का जो जहाँ पर वो रहते हैं उनका अलग ही रीति रिवाज होता है, अपना अलग ही कानून होता है। यदि उसके समुदाय में किसी तरह का मतभेद होता है या फिर कोई भी विवाद होता है तो उसके लिए अलग से नियम या फिर खुद से वो लोग अपना फैसला करते हैं। तो उसको जो है बनाए रखने का काम जो है ये इस प्रोविज़न एंड पेशा एक्ट में उसको महत्वपूर्ण किया गया है कि किस तरह से उसमें होगा। साथ ही जो सामुदायिक संसाधन हैं उसका प्रबंधन जो है राज्य विधायन करेगा, जो स्टेट लेजिस्लेशन है वो करेगा, वो भी पारंपरिक ढंग से। यानी जो भी आपका उस अनुसूचित क्षेत्र में जो भी खनिज संपदा है तो उसके लिए जो उसका प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो किस तरह से करेगा, तो वह राज्य विधायन के द्वारा करेगा, पारंपरिक प्रबंधन करेगा। इसके अलावा गांव के अंतर्गत क्या होगा, तो गांव के अंतर्गत वैसा समुदाय होगा जो कि एक पूरा समुदाय एक स्थल पर, वास स्थल पर निवास करता हो, फिर या फिर बहुत सारे लोगों का समूह होगा, उसको हम लोग गांव का नाम देंगे, या फिर टोला या टोला का समूह होगा, उसको हम लोग गांव का नाम देंगे। इसमें इस पेशा अधिनियम में ये सब बताया गया है कि गांव के अंतर्गत क्या होगा कि बहुत सारे लोगों का समूह जहां पर एक जगह पर निवास कर रहे हैं, वास स्थल, या फिर बहुत सारे समूह का वास स्थल, या फिर टोला का समूह, इस तरह से उस जगह को हम लोग गांव जो है चिन्हित करेंगे। इसके अलावा समुदाय अपनी परंपरा और रिवाजों के अनुसार जीवन यापन कर रहा हो, वैसा समुदाय से तात्पर्य क्या है कि वैसा समूह जो है अपनी परंपरा और रिवाजों के अनुसार जीवन यापन कर रहा हो। इसके अलावा इसमें और क्या विशेषता हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं, तो गांव में एक क्या होगा, ग्राम सभा होगा, और ग्राम सभा में ऐसे लोग इसमें सदस्य होंगे जो कि निर्वाचक सूची में जिनका निर्वाचक सूची में नाम हो, वो सभी जो है ग्राम सभा में सदस्य होंगे। और ग्राम सभा जो है का क्या काम होगा, तो लोगों की परंपराओं एवं प्रथाओं को उसको संरक्षित करना ग्राम सभा का काम होगा। उसको अपना जो गांव है उसको सांस्कृतिक पहचान बनाए रखना। फिर इसके अलावा जो गांव है उसके जो भी संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उसका सामुदायिक संसाधन का जो है उसका यूटिलाइज करना, ये सभी होगा। इसके अलावा जो भी गांव है उसमें कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निवारण करना, वो भी पारंपरिक तरीका से। इसके अलावा सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए वो सभी जितना भी परंपराएं हैं और प्रथाएं हैं वो सभी को सुरक्षित रखना और उसका संरक्षण करना, ये सभी जो है ग्राम सभा का काम होगा। यानी काफ़ी ज़्यादा जो है ग्राम सभा को शक्तियाँ दिया गया है। ये कभी तो ये बात भी आती है कि जो है इस पेशा अधिनियम के लागू हो जाने से जितना पावर जो डीसी का होता है एक ज़िला में, उतना उसी के समकक्ष जो है ग्राम सभा का पावर होगा, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी इसका जो भी इसका प्रशासन की जिम्मेवारी अपने क्षेत्र में किसको दिया जाएगा, ग्राम सभा को दिया जाएगा। ये इतना इसमें आपका दिया गया है अधिनियम की विशेषताएं। यदि और अधिनियम की विशेषताएं की बात कर लेते हैं तो ग्राम सभा क्या करेगा, जो सामाजिक और आर्थिक विकास का जो कार्यक्रम चलेगा, उस गांव के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम होगा, जो योजना चलेगा, है ना, उसकी स्वीकृति कहाँ से लेना होगा, ग्राम सभा में लेना होगा। अभी क्या होता है पंचायत राज अधिनियम में, ब्लॉक करता है, आपका मुखिया करता है, बिना लोगों के बताए हुए,
है ना, उसको उसका पावर जो है बीडीओ में, अंचल यानी सीओ में, डीसी में, ये सभी में होता है। लेकिन इसमें मेन जो काम है पेशा अधिनियम के लागू हो जाने पर क्या होगा कि ग्राम सभा से ही स्वीकृति लेना पड़ेगा कि हमारे गांव में कौन कौन सा योजना चलना चाहिए, उसका कार्यक्रम, जो भी कार्यक्रम चल रहा है उसको किस रूप से उसका लागू होना चाहिए, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसके अलावा जो भी योजना है गरीबी उन्मूलन के लिए और अन्य कार्यक्रम जो हैं विकास के लिए, जो अन्य कार्यक्रम योजना है उसको वो किसको मिलेगा, लाभार्थी कौन होंगे, इसकी पहचान भी कौन करेगा, ग्राम सभा ही करेगा, ग्राम सभा ही करेगा। ठीक है। इसके अलावा जो भी योजना, कार्यक्रम, परियोजना है उसको क्रियान्वित करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, फंड चाहिए, पैसा चाहिए। तो उस फंड का उपयोग कैसे होगा, उसको संबंधित प्रमाण पत्र भी ग्राम सभा से प्राप्त करना होगा। मैंने इससे यह सेटिस्फाई देगा कि इस फंड के लिए इतना जो है राशि निर्गत किया जाएगा, ये ग्राम सभा तय करेगी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जो है ग्राम सभा को कितना सशक्त किया जा रहा है आर्थिक रूप से भी। तो ये हो गया ग्राम सभा का विशेषताएं, पेशा का विशेषताएं। इसके अलावा जो यहाँ पर पंचायत बनेगी, और पंचायत यदि अनुसूचित क्षेत्र में अंतर्गत आता है तो इसमें सीटों का आरक्षण जो होगा किस प्रकार होगा, उसमें यह प्रावधान दिया गया है। अब यह सीटों का आरक्षण किस तरह से होगा, तो एसटी के लिए आरक्षण जो है कुल सीटों के आधे से कम नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा जोर दे के कहा गया है कि जो एसटी का जो आरक्षण होगा, जो पंचायत का, मान लीजिए पंचायत यानी ग्राम सभा में कोई आपका कोई बॉडी है, उसमें बहुत सारा सदस्य कार्यरत हैं, तो उसमें जितना भी सीट होगा, रिक्तियां होंगी, उसमें आधे से कम नहीं होना चाहिए। आधे से ज़्यादा एसटी लोग हो सकते हैं लेकिन कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसमें सीटों का आरक्षण समुदाय के जनसंख्या के अनुपात में भी हो सकता है, जो भाग 9 में दिया गया है। लेकिन जो है एसटी के आरक्षण कुल सीटों के आधे से कम नहीं होना चाहिए। हालांकि जनसंख्या के अनुपात में आप आरक्षण दे सकते हैं जैसा कि भाग 9 में दिया गया है, लेकिन एसटी का जो आरक्षण है वो कुल सीटों के आधे से कम नहीं होना चाहिए। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा अध्यक्षों का, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, जो ग्राम सभा होगा, तो ग्राम सभा का जो एक प्रमुख होगा या फिर वो एक चेयरमैन होगा, है ना, तो वो जो चेयरमैन होगा, जो अध्यक्ष होगा, वो कोई भी ग्राम सभा हो, क्या होना चाहिए, एसटी ही होना चाहिए, एसटी ही होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कि जो भी आपका ग्राम सभा होगा वह जो है एसटी, जो उसका अध्यक्ष जो है वो एसटी ही यानी शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ही होगा। इसके अलावा और विशेषताएं में देखते हैं। पेशा अधिनियम 1996 की विशेषताएं हम लोग पढ़ रहे हैं। जिला स्तर पर जो है पंचायत होगा, मध्यवर्ती स्तर पर भी पंचायत होगा, और इसका यदि जिला, ये तो ग्राम स्तर पर हम लोग कर लिए, अब यदि जिला स्तर पर या मध्यवर्ती स्तर पर यदि पंचायत है तो, और उस पंचायत में यदि जो है एसटी का प्रतिनिधित्व यदि कोई नहीं कर रहा है, यदि उसमें एसटी का कोई सदस्य ही नहीं है, तो ऐसे स्थिति में सरकार द्वारा क्या किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा, बाहर से किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में नॉमिनेट करेगा, जो कि कुल सदस्य का 1/10वें भाग से अधिक नहीं होना चाहिए, जो कि कुल सदस्य का जो है 1/10वें भाग से अधिक नहीं होने चाहिए। इसी के अलावा पेशा अधिनियम का और विशेषताएं की बात करते हैं तो अनुसूचित क्षेत्र में जितना भी विकास परियोजना चलेगा उसका कोऑर्डिनेशन यानी उसका कोऑर्डिनेटर कौन होगा, राज्य सरकार होगा। उसमें उसका कोऑर्डिनेटर कौन होगा, राज्य सरकार होगा। मूल रूप से देखो यहाँ पर, देखिए यहीं पर बहुत बड़ी बात है। 5वीं अनुसूची में राज्य सरकार का कोई भी पावर नहीं था ग्राम सभा में या फिर अनुसूचित क्षेत्रों में, लेकिन पेशा अधिनियम के तहत
देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है, जानने की चीज़ है, सभी लोगों को आंख खोलने की चीज़ है कि यहाँ पर पेशा अधिनियम के तहत जो राज्य सरकार है उसका कंट्रोल आपके अनुसूचित क्षेत्रों में आ गया। तो बताइए किस 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 ये आपके लिए सही है या गलत है, ये आप विचार कीजिए कि पेशा अधिनियम के तहत जो है राज्य सरकार का नियंत्रण अनुसूचित क्षेत्रों के में शासन प्रशासन स्थापित करने में आ गया। पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल जो है आपका राज्यपाल जो है आपका क्या करता था कि वहाँ अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन नियंत्रण के लिए जिम्मेवार होता था, लेकिन यहाँ राज्य सरकार अब आ गया। ठीक है, अब जो है अनुसूचित क्षेत्र में विकास योजनाएं का समन्वयन कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। और किसके सलाह से करेगा, तो ग्राम सभा के सलाह से करेगा। बस इतना सा पावर है। तो पावर पहले ज़्यादा था या पावर अब जो है पेशा अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्रों का ज़्यादा हुआ, ये आप विचार कीजिए, ये आप समझिए कि किस तरह से हमारे राज्य सरकार या भारत सरकार अनुसूचित क्षेत्रों को देख रही है, उसको समझ रही है। और हमारे संविधान निर्माताओं ने किस तरह से हमारे इस अनुसूचित क्षेत्र के बारे में सोचा, समझा और जाना, ये आप विचार कीजिए कि ये दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, इसके अलावा अब इसमें पढ़ लेते हैं और क्या प्रोविज़न है कि ग्राम सभा से जो सलाह जो लेगा वो कौन लेगा, राज्य सरकार लेगा। तो किस तरह का सलाह लेगा, तो भाई वहाँ पर क्या करना है, अभी देखिए बहुत सारा अनुसूचित क्षेत्र में ही बहुत सारा चीज़ आपका कल कारखाने वगैरह जो है बहुत सारा प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। और हमारा जो झारखंड है वो खनिज संपदा से भरपूर क्षेत्र है और ये खनिज संपदा सभी अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। और उसका जो है नियंत्रण करने के लिए ये पेशा एक्ट राज्य सरकार ला रही है। सोच लीजिए आपको ये 5वीं अनुसूची ज़्यादा बेहतर था या फिर पेशा अधिनियम ज़्यादा बेहतर था। अब जो है राज्य सरकार, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। राज्य सरकार जो है क्या करेगा, ग्राम सभा से सलाह लेगा, किस लिए कि भूमि अधिग्रहण के लिए। चलो एक थोड़ा सा दिया कि चलो पूछेगा तो, लेकिन सलाह लेगा। पावर, अंतिम पावर सुपीरियर वो राज्य सरकार ही रखेगा भाई, ये जान लीजिए कि सुपीरियर वही है, सलाह बन लेगा। अब देखिए क्या सलाह लेता है। अब देखिए सलाह लेगा क्या, भूमि अधिग्रहण, कि कोई प्लांट बैठाना है, कोई खनिज अति करना है, किसी को वहाँ पर कोई कल कारखाने बैठाना है, तो उसके लिए भूमि अधिग्रहण तो जरूरी है। इसके लिए सलाह लेगा ग्राम सभा से। इसके अलावा जो वहाँ पर से जो विस्थापित होंगे जो व्यक्ति वहाँ से, उनके पुनर्स्थापना अथवा पुनर्वास का व्यवस्था करने के लिए कि किस तरह का व्यवस्था हो, इसके लिए भी ग्राम सभा से सलाह लिया जाएगा। इसके लिए भी ग्राम सभा से सलाह लिया जाएगा, ये विशेषता है। चलिए और विशेषता की बात कर लेते हैं कि पेशा अधिनियम में और 1996 में की और क्या विशेषता है कि अनुसूचित क्षेत्र जो भी घोषित हो चुका है उसमें यदि खनिज है तो खनिज का खनन करना है। जैसे आपका बालू हो गया, आपका पत्थर हो गया, कोयला हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, सारा चीज़ तो हमारा झारखंड में अवेलेबल है। तो यहाँ अनुसूचित क्षेत्र में जो छोटे स्तर पर खनिजों का जो खनन होता है तो उसको खनन संबंधी यदि किसी कंपनी को, किसी उद्योगपति को रियायत चाहिए तो किसका अनुशंसा काम करेगा, ग्राम सभा को। यानी यहाँ अब अंबानी यदि प्लांट लगाना जाएगा तो अंबानी को भी ग्राम सभा के पास छोटे से गांव में उसको आकर अनुशंसा मांगना पड़ेगा, तब जाके वह जो है खनिज दोहन के लिए वह जो है वो एप्लीकेबल होगा। ये ग्राम सभा का पावर है। और नहीं तो गांव के लोगों को पते नहीं है कि उसका जो है अनुसूचित क्षेत्र, उसका खेत खलिहान कौन ले गया, किस नियम से ले गया, कैसे ले गया। ये चलो ग्राम सभा का इतना कुछ ख्याल रख रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। खनन संबंधी यदि लाइसेंस लेना होगा या खनन पट्टा लेना होगा, इसका अनुशंसा किसको से लेना होगा, ग्राम सभा। हालांकि ये रिकमेंडेंट करेगा, अनुशंसा करेगा, हालांकि देगा राज्य सरकार ही। ये देखिए पावर,
समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर ग्राम सभा उसका अनुशंसा अनिवार्य करेगा कि अनिवार्य रूप से उसको देना है नहीं देना है, यह जो है ग्राम सभा तय करेगा। लेकिन देने का जो सर्वोच्च अधिकार भाई साहब वो आपका राज्य सरकार ही है। यानी किसी न किसी रूप में सरकारें आपको नियंत्रण में रखना चाह रही हैं, इस बात को समझना होगा। चलिए आगे देखिए कि पेशा अधिनियम 1996 की और विशेषता क्या है कि पंचायत तथा ग्राम सभा में यदि कोई नशीले पदार्थ है तो उसका बिक्री उपयोग करना है या रोकना है, नियमित करना है या प्रतिबंधित करना है, ये सब का अधिकार इसमें अधिकार दे दिया है पंचायत और ग्राम सभा का होगा। फिर इसके अलावा वन उपज यानी छोटे स्तर पर वन उपज, हाल में ही हम लोग का जो आदिवासी भाई लोग हैं केंदुपत्ता पर निर्भर होते हैं, दैतून पर निर्भर होते हैं, तो इन सभी और इस पर जब लोग जाते हैं तो वहाँ का जो वन अधिकारी है उसको जो है बेइज्जत करके उसको ये करता है। देखिए उनको बताइए कि देखिए पेशा अधिनियम के तहत छोटे स्तर पर वन उपज पर जो स्वामित्व है वो ग्राम सभा का है, गाँव के लोगों का है, उसको ये पढ़ाइए, उसको दिखाइए। इसके अलावा जो पंचायत तथा ग्राम सभा है उसमें जो भूमि से अलगाव रोकने की शक्ति है, मतलब यदि किसी व्यक्ति का भूमि जा रहा है, किसी को बेईमानी से कोई ले रहा है ये, तो उसको रोकना है कि भूमि जो है किसी के अधिकार में ना चला जाए, इसको रोकने का काम ग्राम सभा करेगा। इसके साथ ही जो अनुसूचित जनजाति है, यदि उसका वो ऐसे भी पिछड़े थे बहुत सालों से वो लोग ये थे, यदि उस पर कोई बाहरी आदमी या गैर अनुसूचित जनजाति वाला आदमी यदि उसके ज़मीन पर बुरी नज़र बेईमानी करके उसको हड़पने का कोशिश करता है या हड़प लिया या बेदखल कर दिया, तो उस भूमि को वापस करके उस एसटी को, उस अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को वापस करके दिलाने का काम भी ग्राम सभा करेगी। ये पावर है भाई साहब ग्राम सभा का। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ग्रामीण हाट, अब देखिए यहाँ पर ग्रामीण हाट बाजार, ये सभी का मैनेजमेंट कैसा होगा, ये मैनेजमेंट कैसा होगा यह तय करेगा ग्राम सभा। तो ग्राम सभा को इस पेशा अधिनियम के तहत काफ़ी शक्तियाँ दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा पेशा अधिनियम 1996 की विशेषता क्या है, जो अनुसूचित जनजाति है यदि उसका कोई व्यक्ति है, खासकर वो लोग भी आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं। होता क्या है कि महाजन का समय था, पहले के ज़माना में लोग अपने घर चलाने के लिए, अपना जीवन यापन के लिए उधार ले लेते थे, बदले में अनुसूचित जनजाति की जो ज़मीनें थी उस पर महाजन का नज़र था। इसको नियंत्रण करने के लिए इस पेशा एक्ट में ग्राम सभा को पावर दिया गया है कि किस तरह से आप उसको नियंत्रण करेंगे। फिर इसके अलावा जो सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत संस्था हैं और पदाधिकारी हैं उस पर नियंत्रण स्थापित करने का भी काम कौन करेगा, ग्राम सभा करेगा। इसके अलावा स्थानीय आयोजनाओं, जनजातीय उप योजनाओं, जो एसटी के लिए योजना आई हुई है, जो अनुसूचित जनजाति के लिए योजना है, उसका नियंत्रण का भी जिम्मेवारी ग्राम सभा को होगा। तो ये विशेषता है पेशा अधिनियम का। इसके अलावा जो उच्च स्तर की पंचायत है, उच्च स्तर से क्या मतलब है, जिला स्तर में क्या क्या होता है, जिला परिषद होता है, नगर पालिका होती है। तो इस तरह से जो निम्न स्तर की जो पंचायतें हैं यानी ग्राम सभा जो होती है, ये उच्च स्तर के जो पंचायत है उस पर जो है हावी ना हो जाए, वहाँ के पदाधिकारी जो ग्राम सभा के लोगों पर हावी ना हो, इसकी व्यवस्था किया गया है। यह ग्राम सभा के अधिकारों का हनन नहीं होने का इसमें प्रोविज़न है कि उसका किसी भी, और यह रोकेगा कौन, यह रोकेगा राज्य का विधान यानी स्टेट लेजिस्लेशन, इसको ये रोकेगा कि वो देखेगा कि किस तरह से उच्च स्तर की पंचायतें कहीं ग्रामीण का जो ग्राम सभा है उसके अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा है, उसको दबा तो नहीं रहा है, उसको जो है अपना वर्चस्व तो नहीं हासिल कर रहा है। तो ये सभी ये को देखने का काम किसको है, राज्य विधायन को है, यानी स्टेट लेजिस्लेशन को है इस पेशा अधिनियम के तहत। इसके अलावा जो अनुसूचित क्षेत्र है, जो जिला स्तर पर प्रशासकीय व्यवस्था है ना, वो जो है वो क्या होगा, वो 6ठी अनुसूची के अनुसरण के अनुसार राज्य विधायिका को बनाना होगा।
ठीक है। जो अनुसूचित क्षेत्र है और जिला स्तर पर जो प्रशासकीय व्यवस्था हमको कायम करना है, जिला स्तर पर प्रशासकीय व्यवस्था कायम करना है। यानी जो है आपका जो रांची है, रांची पर प्रशासन होगा, जिला प्रशासन होगा, तो उसका जो प्रशासकीय व्यवस्था होगा वह राज्य विधायिका तय करेगी। और किसके अनुरूप तय करेगी? छठी अनुसूची के अनुसार तय करेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर छठी अनुसूची का अनुसरण हुआ। यानी जो आपका होगा उसमें भी अधिकार देने की बात कही गई है। यानी छठी अनुसूची जो कि हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए है, वहाँ पूर्वी राज्यों के लिए जो है, असम के लिए, मिजोरम के लिए है, उसके अनुसार जो है हम लोगों को जिला स्तर पर जो कि अनुसूचित क्षेत्र में आता है वैसा जिला स्तर का व्यवस्था, तो उसमें राज्य विधायिका छठी अनुसूची के अनुसार जो है वहाँ पर शासन व्यवस्था स्थापित करेगी। तो ये इस तरह से ये पूरा का पूरा पेशा अधिनियम आपको मैंने बताया कि किस तरह से पेशा अधिनियम लाया गया, उसमें सरकार की क्या मंशा थी, नहीं मंशा थी, ये आप समझिए, ये आप इस पर विचार कीजिए, उस पर मंथन कीजिए, विश्लेषण कीजिए और अपने गांव, अपने पंचायत के लोगों से इस पर विचार कीजिए कि क्या क्या यदि पेशा अधिनियम लागू होगा तो क्या क्या शक्तियाँ, क्या क्या कर्तव्य, क्या क्या पावर जो है ग्राम सभा को मिलने वाला है। काफ़ी इम्पोर्टेंस है। अभी भी हमारे लोगों के बीच इस अधिनियम के प्रति जागरूकता नहीं है। यूँ कहा जाए पढ़े लिखे भी लोग भी जो है इस काम के लिए आगे आएँ। उन लोगों से खास निवेदन होगा कि इस अधिनियम के बारे में आप अपने क्षेत्रों में चर्चा करें, उसके बारे में बताएं और जो भी अभी जो झारखंड में गतिविधि चल रही है उस पर नज़र रखें और जागरूक बने रहें, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। यहाँ पर शिक्षा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है। जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे और जानेंगे, अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे, जानेंगे और दूसरों को समझाएंगे। एक ही माध्यम है दोस्तों, शिक्षा। और जो व्यक्ति शिक्षित होता है वास्तव में उसके पास ज्ञान का भंडार होता है और वह जो है घमंड से दूर रहता है और अपने शिक्षा को और नॉलेज को और बढ़ाने का प्रयास करता है। तो मैं इतना ही कह के इस वीडियो को समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि यह जो है वीडियो आपको सभी प्रतियोगिता और अपने जानकारी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि पेशा अधिनियम की स्थिति क्या है हमारे अभी झारखंड में, उसका लेकर हमारे राज्य सरकार की क्या मंशा है, किस तरह से यह चर्चा का विषय बना हुआ है, उस पर हम लोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पेशा अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। तब तक इंतज़ार कीजिए। तब तक हम लोग जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।